आयास आप सभी का अपने होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन एक नई श्रृंखला का शुभारंभ कर रहे हैं। हमें आप सभी से आशा ही है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करेंगे। आज हमें बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि आज इस शुभ घड़ी के अवसर पर अपन जो क्लास 10th की मैथ का शुभारंभ करने जा रहे हैं और कुछ ही महीने के अंदर इस संपूर्ण सिलेबस को पूर्ण करवाने का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आज जो गणित के का टॉपिक जो फर्स्ट है, जो वास्तविक संख्या, इनको लेकर के आगे चलेंगे। इनकी जो सामान्य जानकारी के संपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। क्या है ये वास्तविक संख्या, इस वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या कौन कौन सी संख्या है, इनकी परिभाषा क्या है, उदाहरणों सहित समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी, यानी हालांकि आज के समय में कोई कमज़ोर है ही नहीं, और बता देता हूँ कि यदि कोई अपने मन में ऐसे ठाने हुआ बैठा है कि मैं कमज़ोर हूँ और गणित में मेरे से कुछ नहीं होगा, तो ऐसे बच्चों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप जल्दी ही हमारे चैनल के ऊपर विजिट करिए और गणित से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो संपूर्ण क्लियर करते हुए निरंतर आगे चलूँगा और जितना हो सके अच्छे से अच्छा प्रयास करूंगा आपके समक्ष। देखिए चलते हैं आज अपन बिना समय को गंवाए वास्तविक संख्या क्या है, ये वास्तविक संख्या, इसकी परिभाषा क्या है। वास्तविक संख्या के अंदर आप पहले से ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में क्लास 9th के अंदर आपने अध्ययन किया ही होगा और वहाँ पर यदि आपने ध्यान नहीं रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज अपन इस कॉन्सेप्ट को यही क्लियर कर देते हैं। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या है परिभाषा? सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। ठीक है ना। अब देखिए, अब मामला यह गड़बड़ हो जाता है कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इनको भी बताऊंगा। इनके साथ साथ में जो पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इन तमाम संख्याओं के बारे में अध्ययन करूंगा। थोड़ा थोड़ा समय इनको भी दूंगा ताकि जो पहले के जितने भी डाउट है आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। अब देखिए, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या का जो समन्वय होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे -7/9 है, यह 22/7 है, यह पाई है, यह √5 है, यह √3 है, यह बराबर के अंदर सभी क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है। अब देखिए, आप बताओगे, यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमता होगा कि √7/9 और 22/7 है, ये चुनिंदा उदाहरण ही आपने कैसे ले लिया है? तो मतलब जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वो सभी वास्तविक संख्या होती है। परिभाषा के अंदर बता चुका हूँ कि सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। और ये उदाहरण भी मैंने दे रखे हैं। 7 -7/9 है, 22/7 है, यानी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। बता देता हूँ कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप मतलब भिन्न के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना, जहाँ P और Q को पूर्णांक है। और अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। अब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या हो गई है। परिमेय संख्या का उदाहरण मैं बता दूं, जैसे परिमेय संख्या है P/Q का मतलब होता है 22/7, मैंने लिख दिया। 9/2 -7/9, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। और अपरिमेय के अंदर जैसे पाई आ गया,
आप कहोगे सर यहाँ पर पाई है और यहाँ पर 22/7 है, तो 22/7 और पाई में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि पाई के बराबर 22/7 को मान माना है। वास्तविक मान पाई का 22/7 नहीं होता है। आपने देखा होगा कि 22 के अंदर आप 7 का भाग लगाओगे तो ये निरंतर आगे चलता ही जाएगा, ठीक है ना, आगे चलता ही जाएगा। मैंने एक बार भाग लगवाया था 7 का 22 के अंदर, मैं पॉइंट के बाद में 50 संख्या तक तो लेके चला गया था, फिर उसका कहीं अंत हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखना कि पाई है जो एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 है जो उसको परिमेय संख्या के अंदर। मैंने ये उदाहरण इसीलिए दिया कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब अपरिमेय की जैसे पाई है, √5 है, √3 है, √7 है, ठीक है ना, यह सभी क्या है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, ठीक है ना। चलता हूँ आगे, जो थोड़ी बहुत पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि क्या है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, वो सामान्य जानकारी है, उनको आप एक बार नज़रों में से निकाल देंगे तो हो सके आगे कोई कंपटीशन एग्जाम या कोई तैयारी करो तो वहाँ पर भी आपके काम में आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ले लेता हूँ प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, बिना बाधा निरंतर अनंत तक जाती है। अंत में कहाँ जाती है? अनंत तक, यानी इसका कहीं अंत है ही नहीं, निरंतर आगे ही चलती जाएगी, वो है प्राकृत संख्या। अब इसके बाद में लेता हूँ पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। क्या है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या देखिए सबसे ही पता चल रहा है कि यह पूर्ण नहीं है, यह पूर्ण नहीं है, इसके अंदर एक न एक कमी कहीं का आपको खलती होगी। कमी क्या है कि इसके अंदर जीरो नहीं है, जो शून्य है वो नहीं है, इसके अंदर नहीं होता प्राकृत संख्या के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको शून्य साथ में ले लिया तो ये क्या हो गई? पूर्ण हो गई। ये भी निरंतर कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में लेता हूँ पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। क्या है पूर्णांक संख्या? देखिए पूर्णांक संख्या जैसे -5, -4, -3, -2, -1, ये जीरो है, जो ये माइनस का होता है, ठीक है ना, प्लस का ही होता है, ठीक है। 0 1 2 3, ये भी आगे कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो ये सभी क्या है? यह पूर्णांक है। इसके बट्टे में अपन एक एक लिख सकते हैं। क्या? इसके बट्टे में एक एक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई पूर्णांक संख्या, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया होगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या मैं लिख देता हूँ वापस, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, P/Q के रूप में। जैसे यह लिख दिया 22/7, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 9/2, जो भी है लिख सकते हैं, ठीक है। अपन अब लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे ये पाई है, √5 है, √3 है, √7 है, यह सभी क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अच्छी तरह से आपको याद हो गया होगा क्या है परिमेय संख्या और क्या है अपरिमेय संख्या। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन पहला? तो क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या दे रखी है 140, 156, 38, 25 और 5005 है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो शब्द आप यहाँ से पकड़िए, अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका आपको आता ही है, बिल्कुल सिंपल है, जो अपने पहले कक्षा 6, 7, 8 के अंदर 9 तक जो सीखा था वही है। अब आप घबराना मत कि हमने ऐसे 7, 8 के अंदर तो नहीं सीखा है, नहीं हमें समझाया था, नहीं हमें आता, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब भाई जी गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं 140। इसके दो तरीके मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। कितने तरीके हैं? दो तरीकों से हल करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। वापस यही आ जाते हैं 140।
अब सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना, ठीक है ना, भाज्य संख्या का नहीं अभाज्य संख्या का भाग देना है। तो 2 का भाग लगाओ 140 के अंदर, कितने आ गए 70 आ गए, कितने वापस 2 का भाग जा रहा है 70 के अंदर 35 आ गए। अब 35 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो भाग जाएगा यहाँ पर 5 का, 5 का भाग 35 के अंदर कितनी बार चला गया 7 बार। अब 7 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है तो 7 का जा रहा है 1 बार। अब प्रश्न के अंदर क्या है कि अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड आपने कर लिया। आगे क्या दे रखा है कि अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका गुणनफल जो ये दे रखा है ना, ये है, इनको यहाँ लिखना है। तो है क्या, देखिए कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। अब यदि कोई कोई संख्या 2 3 बार जितनी बार रिपीट हुई है उसको घात के रूप में लिख दो। ये 2 है, कितनी बार 2 बार आ गया तो 2 के ऊपर घात 2 लिख दो, गुणा 5 गुणा 7, यही हुआ अपना आंसर, ठीक है ना। वापस दूसरा है 156 वाला, देखिए 156, 156 के अंदर कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, 156 के अंदर 2 का भाग जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि एक एक अंक 6 है तो 2 का भाग 156 के अंदर कितनी बार जाएगा 78 बार। 2 का भाग का मतलब क्या है कि संख्या को सीधे आधे करने की, ठीक है। भाग 78 के अंदर 2 का भाग 78 में कितनी बार जाएगा 39 बार। अब 39 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 3 का भाग 39 में कितनी बार जाएगा 13 बार। अब 13 के अंदर तो 13 का ही भाग जाएगा 1 बार। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो लिखो 2 की घात कितनी 2 है ना, तो यहाँ लिखो 2 की घात 2 गुणा 3 एक बार ही है और 13 भी एक बार है। यह हो गया अपना आंसर, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन को संख्या को करना है। अब संख्या क्या है, वापस अपन लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखो 2 करवा दी है, आगे यदि करवाओ नहीं करवाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप एक बार करवा ही देता हूँ। क्या है देखिए 38, अब आप कहोगे बड़ी संख्या आ गई आपने करवाया नहीं, ठीक है ना। अब 3825 के अंदर, अब आप कहोगे कि संख्या बड़ी है, इसके अंदर भाग किस प्रकार से या कौन संख्या का भाग जा रहा है, तो देखिए इस संख्या के अंदर इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग तो जाता ही है, ठीक है ना। अब इकाई अंक इनको जोड़ो, इस संख्या 5 2 7 10 18 हो रही है, इनका योग 18 हो रहा है, 3 का भाग जा रहा है। कौन सी संख्या का भाग जा रहा है 3 का भाग, या 3 के अंदर 1 बार और वापस 8 बच के 2 बार, वापस यहाँ पर 2 बच के 22 हो गए तो यहाँ पर 7 बार और 1 बच गया 15 यानी 5 बार, 1275 बार। कितनी बार 3 का भाग अपने 3825 के अंदर लगवाया है तो कितनी बार गया है 1275 बार गया है। अब 1275 के अंदर कौन संख्या का भाग जा रहा है, वापस संख्या को जोड़ो, 5 का तो जा ही रहा है, ठीक है ना। तो 7 और 5 12 13 14 और 15 हो रहे, तो वापस 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग 12 के अंदर दे दो 4 बार गया और 7 के अंदर 2 बार गया और 5 यानी कितने आगे 425, यानी 3 का भाग 1275 के अंदर लगवाया है तो कितने आगे 425। अब 425 के अंदर कौन सा जा रहा है 5 2 7 4 11 हो गए, तो 3 का भाग तो नहीं जाएगा 5 का ही जाएगा। 5 का भाग 42 के अंदर 8 बार यानी 8 पंचे 40, 2 25 हो गए तो 5 यानी 85 आ गए, यानी 5 का भाग 425 के अंदर कितनी बार गया है 85 बार गया। अब वापस 5 का भाग लगाएंगे, 85 में जा रहा है, 5 का भाग 17 बार गया। अब 17 में कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो 17 का ही दो 1 आ गया। वापस देखिए 3 2 बार आए हुए, कितनी बार है 3 की घात 2 लिख दो, गुणा 5 भी 2 बार आए तो 5 की घात 2 लिख दो और 17 एक बार है, तो ये हो गए आंसर, ठीक है ना। इसी प्रकार से वो 500 ये 5005 वाला है तो यह भी कर लेते हैं। देखिए क्या है कि 5005 के अंदर कौन सी संख्या का जा रहा है भाग, आप देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो गया, यानी 5005 के अंदर 5 का ही भाग जा रहा है तो 5005 के अंदर भाग कितनी बार जाएगा 1001 बार जाएगा, ठीक है ना। यानी 5 का भाग 5 में एक बार 0 0 और 5 के अंदर भी 1 का भाग जाएगा। अब देखिए 1001 आ गया, इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है, यानी 1001 के अंदर 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग लगा दो कितनी बार जाएगा, यानी ये एक बार, 3 बच गए हो गए 30,
30 के अंदर 4 बार, वापस 2 21, 3 बार यानी 143 बार। 7 का भाग कितने बार जाएगा? 143। अब 143 के अंदर 7 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? 3 बच जाएगा। 8 का तो जा ही नहीं रहा, 8 का दे ही नहीं सकते क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। 9 10 11, 11 का ही जाएगा। कितने का? 11 का भाग एक बार, और बच गए 3 33 यानी 13 आ गए। वापस 13 का भाग एक बार। ये हो गए 5 7 11 और 13। 5 7 11 और 13 है, इसको लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है ना? ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। ये निम्न संख्या के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अपने ये व्यक्त कर लिया। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि और ये है गुणनफल के रूप में नीचे जो लिखा हुआ है। ठीक है ना? चलते हैं। निम्न पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए एवं जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है या नहीं है। दो संख्या है 26 और 91 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। यानी क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच करके बताना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और LCM का गुणा करेंगे इनके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको जांच करके बताना है। अब सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि एक जो ये है LCM और एक है HCF, ये क्या है? ये अपन छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हैं, मगर आपके दिमाग में से बार बार यदि निकल जाता है तो कोई मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कि जो एलसीएम होता है, क्या है? एलसीएम के अंदर आप लिखोगे सभी संख्या प्लस अधिकतम घात। ये एक फॉर्मूला आप याद रखोगे। सभी संख्या प्लस अधिकतम घात। ठीक है ना? और इसके अंदर आप लिखोगे एक शब्द याद रखना, कॉमन संख्या प्लस न्यूनतम घात। ये आप दो फॉर्मूले याद रखना। ठीक है ना? तो आप का ये HCF और LCM का जो लफड़ा है ना वो जड़ से ही खत्म हो जाएगा। यानी सभी संख्या प्लस अधिकतम घात और HCF के अंदर कॉमन संख्या प्लस न्यूनतम घात। मैं यहाँ पर कोई संख्या दे देता हूँ, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है ना? ये कोई संख्या का मतलब ये गुणनफल है। और यहाँ लिख देता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और यहाँ पर 5 के ऊपर घात 2 रख देता हूँ। ठीक है? अब आप बताओगे कि सबसे पहले अपन LCM, इसमें से ही अपन को निकालना है LCM। क्या? LCM और HCF निकालना है। LCM के अंदर क्या दे रखा है कि सभी संख्या प्लस अधिकतम घात। अब देखिए इसमें कॉमन नहीं है, यानी इसके अंदर 2 कितनी बार आए हुए हैं? 2 बार। इसके अंदर 2 एक बार आया है, तो आप 2 की घात 2 लोगे क्योंकि यहाँ पर ये 2 2 बार आया हुआ है। ठीक है? अब 2 वाला तो हो गया। अब 3 इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, आप 3 को भी ले लो। अब इसके अंदर 7 एक बार है, इसमें भी 7 एक बार है। इससे पहले ये 5 यहाँ पर एक है, तो ये 5 की घात 2 यहाँ ले लो और 7 भी ले लो। ये तो सभी संख्या, यानी ये तो हो गया LCM। अब इसी में से अपन को HCF निकालना है। तो HCF के अंदर क्या दे रखा है? कॉमन संख्या, यानी इसके अंदर भी होनी चाहिए, इसके अंदर भी होनी चाहिए। और यदि कोई संख्या कॉमन आपको नहीं मिल रही है तो उसका HCF 1 होगा। यह भी ध्यान रखना, कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, सभी संख्या दोनों के अंदर अलग लगे तो उसका जो HCF है वो 1 होगा। ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। अब इसके अंदर 2 2 बार आए हुए हैं, ये बड़ी घात है, यहाँ पर 2 एक बार आए हुए हैं, तो आप इसको 2 को 1 ही ले लो। गुणा यहाँ पर 3 एक बार है, इसमें भी 3 एक बार है, 3 को ले लो। अब इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, दोनों में कॉमन 7 आ रहा है, यह गुणा के रूप में 7 ले लिया। अब इसके अंदर 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 को नहीं लेने का। ठीक है? इसमें नहीं है और इसमें है और इसमें नहीं है, तो वो संख्या नहीं लेने की है। यह है जो आपका HCF होगा। ठीक है? इस प्रकार से इसके अंदर देखिए 5 की घात 2 बार, यहाँ पर 5, इस यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 1 बार है। मैंने कहा कि न्यूनतम घात है।
क्या है, न्यूनतम घात है प्लस कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ को आप समझ गए होंगे। अपन सीधे अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 26 और 91 है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम किसका ज्ञात करना है इन 26 और 91 का, तो सबसे पहले वही तरीका अभाज्य गुणनखंड आप कर दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड किसका, इस 26 का, और यहाँ पर करेंगे 91 का, ठीक है ना। अब देखिए 26 का 2 का भाग जा रहा है 13 बार, वापस 13 का भाग 1 बार, ठीक है ना। यह हो गया एचसीएफ। अब 91 के अंदर संख्या थोड़ी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को जोड़ो तो 9 और 1 10 हो गए। तो इसके अंदर 91 का 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का 9 के अंदर जाएगा, वापस 1 बचेगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो 3 के बाद में 4 का दे नहीं सकते, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का 7 का जाएगा, 7 का भाग 91, 7 का पहाड़ा बोलो कितनी बार जाएगा, 13 7 91, कितनी बार जाएगा 13 बार, वापस 13 में तो 13 का ही जाता है 1 बार। अब देखिए इन दोनों को लिख दो कि यहाँ लिख दिए 26 के बराबर और यहाँ लिख दिए 91 के बराबर। 26 के बराबर 2 गुणा 13 और 91 के बराबर है 7 गुणा 13, ये है ना, ये गुणनखंड, ये यहाँ लिखने के। अब इसमें से अपन को निकालना है पहले तो एचसीएफ और यहाँ लिखना है एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का, इस 26 और 91 का एचसीएफ मैंने आपको कहा कि कॉमन संख्या और न्यूनतम घात, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 नहीं है तो 2 नहीं आएगा, इसके अंदर 13 है और इसके अंदर भी 13 है, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ है जो 13 आ गए, ठीक है। और 7 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, एचसीएफ कितने आ गए, एचसीएफ बराबर 13 आ गया। अब एलसीएम लेना है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो भी 2 आएगा, क्योंकि सभी संख्या प्लस अधिकतम घात। इसके अंदर 7 है, इसमें नहीं है तो भी 7 तो आएगा। इसके अंदर 13 की घात 1 है, इसमें भी 13 की घात 1 है तो भी 13 आएगा। अब देखिए 7 और 13 और 2 का गुणा कर लेता हूँ 26, और 26 का आप 7 से गुणा कर लोगे, यानी 26 गुणा 7, 26 का अपन 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 182, ठीक है ना। 26 गुणा 7 बराबर 182 आ गए। 13 का 2 से 14, 14 का 13 से गुणा कर लेंगे तो भी ये आएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब आपका एचसीएफ कितना आ गया 13 और एचसीएफ कितना आ गया 82, तो आप सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ 13 गुणा एलसीएम कितने हो गए 182, इनका गुणा करोगे और वापस इस 26 और इस 91 का गुणा करोगे तो भी मान का यदि बराबर आता है तो अपना प्रश्न है जो सिद्ध होगा, ठीक है ना। अब 13 जो ये 13 और 182 है, इसका गुणा करेंगे, और यदि इसका गुणा नहीं करो, यदि कोई खंड हो रहा है, टुकड़ा हो रहा है, तो भी आप इसको कर सकते हो। तो देखिए जैसे 13 है तो ये लिख दी मैंने 13 गुणा, अब 82 के 2 टुकड़े कर दो तो बिल्कुल 2 गुणा 91 आते हैं, ठीक है। 13 का 2 से हो गए 26 गुणा 91, यानी जो एचसीएफ और एलसीएम था अपना 26 13 गुणा 182, तो इसका भी 26 गुणा 91 हो रहा है, क्योंकि इनके 2 टुकड़े कर दिए ना 182 के, तो 91 गुणा 2 हो रहे, 2 का इनसे 26 हो गया, तो ये 26 गुणा 91 एचसीएफ का हो रहा है। तो अपन करेंगे, यानी यहाँ पर दे रखा है कि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी यहाँ लिखेंगे अपने, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होगा, ठीक है, इति सीधा, ठीक है। यह हुआ अपना दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 510 और 92 का है, और 337 और 54 का भी है, आप जो कहोगे वो ले लेता हूँ, ठीक है।
ये HCF है और LCM बिल्कुल आसान है, और ये अभाज्य गुणनखंड विधि से तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अब ये दो संख्या है, दोनों में से आप कोई भी संख्या ले लो, तो मैं ले लेता हूँ ये 326 और 54 वाला, ठीक है ना। जो ये पहले का तीसरा क्वेश्चन है, 336 और 336 है ना, 336 और 54, ठीक है। अब इसका भी पहले अभाज्य गुणनखंड लिखना है, याद करना है। ये 336 और यहाँ पर कर देते हैं 54 का। देखिए 336 और 54 है, जो तरीका आपका वही है, तरीका वही है। 2 का भाग जा रहा है 168 बार जाएगा, यानी 2 का भाग 336 में आप देख करके भी जांच कर सकते हो, या इनका आधा कर लो तो भी चलता है, ठीक है ना। वापस 2 का भाग जा रहा है, ये 8 और 4 84 हो गए। 2 का भाग जा रहा है, 4 और 2 42 हो गए। वापस 2 का भाग 21 हो गए। 3 का भाग 7 और 7 का भाग 1 बार, ठीक है। और 54 के अंदर भी 2 का भाग 27, 3 का भाग 9, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। अब इनको यहाँ लिखेंगे 336 बराबर और 54 के बराबर HCF और LCM याद करना है। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या 2 की घात 4 बार आई है, तो 2 की घात कितनी है 4, ठीक है। मैं यहाँ सीधे गुणनफल के रूप में लिख देता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 हो गई, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, ठीक है। अब है 54 के गुण, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 3 3 बार है, 3 3 बार। अब इसमें से अपन को HCF क्या है, HCF ज्ञात किसका करना है, 336 और 54 का बराबर लिखेंगे, और LCM भी किसका ज्ञात करना है, 336 और 54 का। अब देखिए मैंने कहा कि HCF के अंदर आप संख्या को कॉमन खोजो, संख्या कॉमन और न्यूनतम घात होगी। अब इसके अंदर 2 की घात कितनी है 4 है, यानी 2 कितनी बार आए हुए 4 बार, इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है 1 बार। तो आप HCF के अंदर 2 की घात आप 1 लोगे, चिन्ह गुणा का लगेगा। इसमें 3 की घात 1 बार, 3 1 बार आया हुआ, इसके अंदर 3 3 बार आया हुआ, तो आप 3 1 बार लोगे। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6, यानी 336 और 54 का HCF कितना आया है 6 आ गया। अब वापस अपन LCM ज्ञात करेंगे, अधिकतम घात, इसमें 2, तो इसके अंदर 2 की घात कितनी बार 4 बार आएगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया। वापस अब 3 को लेना है, 3 की घात इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 3 की घात 3 बार आया हुआ है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है, तो भी 7 को लिखेंगे। अब कहते हैं गुणा 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से गुणा 16, और यह हो गया इनका 16 गुणा 3 का 3 से 9 और 9 का 3 से, तो 27 गुणा 7। अब 16 गुणा 27 गुणा 7 गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, देखिए 112। 16 का 7 से गुणा किया तो 16 गुणा 7 बराबर 112, और 112 का गुणा करेंगे 27 से तो कितने आते, देखिए 14, हासिल 1 7 और 1 8, और 7 गुणा के 112 का लिख तो 224, इसको जोड़ेंगे तो 4 आगे 8 4 12, हासिल लगी 1 7 8 9 और 10 के सुपर हासिल 1 और 3, यानी 3024, 3024। ये क्या है, LCM 3024 है, HCF है 6, तो HCF गुणा LCM अपन को याद करना है। इस 3024 और इस 6 का आप गुणा करोगे तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है नहीं आता है, यह आपको सिद्ध करना है, ठीक है।